कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड, ओके। देन अब ये समझने वाली बात ये है इसमें, consideration for services provided, very good answer, okay। Now okay, अब ये समझने वाली बात पता क्या है इसमें, ऑनलाइन चल रहा है, हाँ चलने लगा वापस, ओके। अब हम ये डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट में हमने ये समझा कि सर पेमेंट का मतलब ये होता है, लेकिन अब इसी को थोड़ा सा आगे अगर अपन ले चलें और मैं बोलूं आपसे ये चीज, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। कंसीडरेशन पे किया किस फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ शेयर्स और कैश, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और कैश। इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और कैश। बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये हमने मतलब समझा किसका सर, किसका, हेलो, शेयर बेस्ड पेमेंट का। इज दैट क्लियर टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल एज द ऑफलाइन स्टूडेंट्स। नाउ देखो, शेयर बेस्ड पेमेंट इंड AS 102, हमने पेमेंट्स के मतलब समझा कि भाई किसी तरीके का पेमेंट है, क्या, कंसीडरेशन फॉर पेमेंट ड्राइव्ड। कंसीडरेशन किस फॉर्म में, तो इन द फॉर्म ऑफ ईदर शेयर्स और कैश, लेकिन किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन दी वैल्यू ऑफ शेयर्स। हमें पेमेंट करना है किस पे, वैल्यू ऑफ शेयर्स के बेसिस पे, ईदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और शेयर्स। पहली बात तो असरटेन कैसे करना है, कितना पेमेंट करना है, वो तो वैल्यू ऑफ शेयर्स के बेसिस पे पता चलेगा। इज दैट क्लियर। वैल्यू ऑफ शेयर्स के बेसिस पे अगर हमें पता चलेगा कि कितना पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के साथ साथ किस फॉर्म में करना है, दैट इज कैश में या फिर शेयर्स में, और क्यों करना है, क्योंकि हमें कोई बेनिफिट मिला। तो हम कौन है, कंपनी, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक कॉन्सेप्ट, ये जो नाम है, ये नाम क्लियर है दोस्तों। ये नाम क्लियर है, तो आगे बढ़ूं। नाउ टू कंक्लूड, अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं, वी कैन से लिख सकते हैं साथ में, शेयर बेस्ड पेमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ये देखो, शेयर बेस्ड पेमेंट डील्स विथ transactions with deals with those transactions which where entity has purchased goods or services and its payments is based on shares। ये हमने कंक्लूड किया, इतना क्लियर है।
to conclude that share based payment deals with the concept of those transaction where entity मतलब हम मतलब company has purchased either the goods or services, और उसका पेमेंट जब वो कर रहे हैं, कंसीडरेशन दे रहे हैं, तो वो बेस्ड होगा किस पे, शेयर्स पे। अब वो शेयर्स के फॉर्म में या तो दो चीजें होंगी यहाँ पे, क्या होगा मालूम, इधर पेमेंट होगा इन शेयर्स या फिर पेमेंट होगा इन कैश। सर शेयर्स वाली बात तो हमें हजम हो गई, लेकिन कैश में अगर पेमेंट हो रहा है तो फिर शेयर बेस्ड पेमेंट कहां से हुआ। लेकिन भाई साहब वो पेमेंट सिर्फ कैश में हो रहा है, लेकिन बेस्ड बट वैल्यू बेस्ड ऑन शेयर्स। नहीं पल्ले पड़ा मुझे 1 लाख। मैंने, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये उसके पापा हैं, ठीक है। इसका स्कोप बहुत वाइडर है। अब उसमें क्या होता था कि मान लो मैंने किसी एम्प्लॉय को, एक एम्प्लॉय है ये, ठीक है, इसको ₹1 लाख की शेयर कैपिटल देनी है मुझे, 3 साल अगर इसने कंडीशन फुलफिल कर दी, मैं इसको 1 लाख रुपए के शेयर्स दूंगा। अब ये जो 1 लाख रुपए के जो शेयर्स हैं, अगर मैं सिर्फ शेयर्स देता था तो ये हो जाता था ई शॉप, ठीक है। लेकिन शेयर बेस्ड पेमेंट बोल रहा है कि पेमेंट करना है। आप पेमेंट इधर कैश कंसीडरेशन मतलब बैंक के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, और डायरेक्टली शेयर कैपिटल दे सकते हो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो आपको सर्विस दे रहा है। ई शॉप इसी के अंदर है, ई शॉप इतना है, लेकिन ये है शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट इंक्लूड्स ई शॉप स्कीम, ठीक है। अभी इसमें अपन सिर्फ ये समझ रहे हैं कि पेमेंट अगर हमने हुआ तो या वो किस बेसिस पे होगा, कैश के बेसिस में होगा। लेकिन कैश किस बेसिस पे असर्टेन होगी, वो शेयर्स के बेसिस पे होगी। अब मुझे मान लो 1 लाख शेयर मैंने 100 रुपए का शेयर है अगर मान लो, तो मुझे ना एग्जाम्पल के लिए मुझे इसको देने थे 1 लाख रुपए, मतलब 10 रुपए का एक शेयर मान लो, तो 10,000 शेयर्स देने थे, ठीक है। तो 10,000 शेयर्स उस दिन कितने के हैं 3 साल बाद, उतना या तो कैश दे दूं या फिर उतने शेयर्स दे दूं। दिस इज कॉल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। पेमेंट बेस्ड ऑन द basis of shares. Is that clear? Online also? Yes, okay. सारिका बेटा आपको, विष्णुवर्धन, अच्छा ओके, विष्णुवर्धन आपको क्लियर हो गया, ओके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वापस से समझना, पूरा एग्जांपल समझना, लास्ट तक समझना, डाउट एकदम से नहीं उठाना, थोड़ी सी बात समझनी, बहुत इजी है और ये बहुत इजी चैप्टर है। बस इसका लॉजिक क्लियर रखना कि कोई भी पेमेंट हो रहा है बेस्ड ऑन दी सर्विसेज ड्राइव्ड बाय द कंपनी एंड कंपनी इज मेकिंग द पेमेंट, कंपनी मींस एंटिटी इज मेकिंग द पेमेंट टू पर्सन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अब वो पेमेंट मैं तेरे को 10,000 शेयर्स दूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। अब मैं 10 लाख रुपए के शेयर्स की जगह तेरे को 10 लाख रुपए की शेयर्स की जो वैल्यू है उतना कैश दे दूं, चलेगा, ठीक है। और अगर मैंने 10 लाख रुपए 10,000 शेयर्स की जगह शेयर्स ही दे दिए डायरेक्टली तो भी चलेगा। नहीं वो फिर यहां नहीं आएगा। हम्म 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 नहीं है, यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा ना, ट्रांजैक्शन हैंड टू हैंड हो रहा है, बाद में अपन थोड़ी सोच रहे हैं। आज ही फिक्स हो जाएगा कि मैं आपको कितने शेयर्स दूंगा,
हाँ ना, और सर्विसेज भी आज ही मिल गई थ्रू आउट दी टाइम जो सर्विसेज चल रही हैं वो भी मिलती जाएंगी। पहले आपको सर्टेन कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। अभी सिर्फ इस पे फोकस करना है कि वैल्यू किस पे बेस होगी, बेस्ड ऑन दी शेयर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इस चैप्टर को लाए क्यों? तो इंट्रोडक्शन पार्ट, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इतना क्लियर है यहां तक का कि सर हमने ये समझा कि शेयर बेस्ड पेमेंट नाम है चैप्टर का। पेमेंट का मतलब होता है कंसीडरेशन ड्राइव्ड, और कंसीडरेशन का मतलब हुआ इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, और पेमेंट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। बेसिकली वैल्यू ऑफ शेयर्स की बेसिस पे ही हम डिटरमाइन करेंगे कि कितना पेमेंट करना है। अब वो किस फॉर्म में करना है वो हम आगे देखते चलेंगे। ओके, ये सिर्फ रफ का था इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब एक इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मींस चैप्टर। अब अपन इसकी डेफिनेशन समझेंगे। ओरिजिनली ये तो अपन ने बेसिक समझ लिया, अब ओरिजिनली अगर अपन इसको समझें तो ओरिजिनली ये है बेटा कि पहली बात, शेयर बेस्ड पेमेंट्स आर एग्रीमेंट्स between company and individual or company। कंपनी का मतलब इंक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉइज। दिख रहा है ना? ओके, एक सेकेंड ना, स्क्रीन फ्रीज हो गई है। ओके, देखने लगी स्क्रीन? यस। अब ऑनलाइन में आपको नोट्स दिख रहे होंगे, आप दिख रहे हैं? स्क्रीन फ्रीज हो गई थी दोस्त। यस, इंट्रोडक्शन पार्ट अपन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट वाज शेयर बेस्ड पेमेंट्स आर एग्रीमेंट्स बिटवीन whom, बिटवीन कंपनी एंड इंडिविजुअल, या तो कोई इंडिविजुअल पर्सन है, और कंपनी इंक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉय, मतलब या तो कोई कंपनी और उसके एम्प्लॉयज भी। बट यहां पे ध्यान रखना जब एम्प्लॉयज को इंक्लूड करेंगे, बट एक्सक्लूडिंग इट्स शेयर होल्डर्स। इज दैट क्लियर? अब इन्होंने क्या किया, इस चीज को थोड़ा सा समझना। इंडिविजुअल्स ने इनको कोई सर्विस दी, ठीक है, गुड्स दिया या सर्विस दी, ठीक है। किसने? या तो इंडिविजुअल ने या फिर किसी कंपनी के एम्प्लॉयज ने, या तो इंडिविजुअल ने या कंपनी या उसके एम्प्लॉयज ने। उसके बदले में क्या करेगी कंपनी? क्या करेगी? कंपनी ने बोला हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे, हम आपको शेयर बेस्ड पेमेंट करेंगे। सर हम शेयर बेस्ड पेमेंट करेंगे मतलब पेमेंट इधर हम शेयर कैपिटल के फॉर्म में करेंगे, शेयर्स इशू करके आपको, या फिर हम कुछ कैश दे देंगे बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ
शेयर्स। क्लियर है? नाउ बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ शेयर्स, इतना लिख लो। और इतना समझ में आ रहा है? ये डेफिनेशन समझ में आई? हमने दो चीजें समझी। पहला क्या कि सर पहले तो हमने एक लेमैन लैंग्वेज में समझा, बेसिक समझा कि यार शेयर बेस्ड पेमेंट होता क्या है। तो पेमेंट से हमने स्टार्ट किया और उसके कंसीडरेशन पर गए। और कंसीडरेशन के दो मोड हो सकते हैं। इधर क्या हो सकता है बेटा, पहला आपको थियोरी, अच्छा इंडियस में थियोरी बहुत है तो आपको मैं इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि आपको घर पे थियोरी बस एक बार देखनी है, याद तो मैं क्लास में ही करा दूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। बस आपको ना नोट्स लिखते चलोगे तो और आसानी रहेगी, नोट्स नहीं लिखोगे तो घर पे थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके नाउ इतना क्लियर है अपना ना? इसकी जनरल एंट्री पास करें अगर अपन, ये जो अपन ने चीजें सीखी, क्या चीज सीखी अपन ने, ये जो इंट्रोडक्शन देखा इंडियस 102 का, ऑफिशियली ये इंट्रोडक्शन है जो अपन ने सीखा ना, ऑफिशियल डेफिनेशन ये है। जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए सोच के बताओ। गुड्स और सर्विसेज हमें मिल रहे हैं और हम पेमेंट कर रहे हैं, राइट? तो गुड्स और स्लैश सर्विस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं। एंट्री क्या हो सकती है पहले सोचो, ऑनलाइन वालों। एंट्री क्या हो सकती है सोच के देखो ना। एंट्री क्या हो सकती है, ये देखो दिख रही है। एंट्री क्या हो सकती है सर? गुड्स और सर्विस रिसीव हुए और कंपनी को हम डेबिट करते हैं, लेकिन हम उसको, एक बात बताओ, अगर हम गुड्स दे रहे हैं तो गुड्स हो सकता है लॉट में आए। इज इट पॉसिबल? लॉजिकली सोचना। अच्छा हमने ना एक फीचर पढ़ा था, वी विल बी फोकसिंग ऑन जजमेंट्स, सब्सटेंस पे फोकस करना है। गुड्स एक लॉट में भी आ सकता है। सर्विसेज के लिए तो अपन के लिए सबसे बड़ा एग्जांपल ही एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, वहां पे अपन क्या बोलते हैं, एटलीस्ट 3 साल तक, है ना सर? शेयर बेस्ड पेमेंट हुआ तो गुड्स एंड सर्विसेज डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट में लिख रहा हूं। शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब ही यहां पे हो जाएगा, वेरी गुड विष्णुवर्धन। इनका विष्णुवर्धन का कहना है सर या तो बैंक लिख दो या कैश लिख दो या शेयर्स लिख दो, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना? यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल भाई। और इसको इन्होंने नाम क्या दे दिया इंडिया इसके फॉर्म में, एक कोई भी अभी एक्स अमाउंट। क्लियर है? तो ये जनरल एंट्री और इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी यहां तक में कोई डाउट हो तो बताओ, क्योंकि हमने ये नया चैप्टर शुरू किया है। आई डोंट वांट कि यहां पे कोई डाउट रह जाए आपको। कहां पे? इस पूरे में। इससे अपनी पीडीएफ बहुत छोटी छोटी बनाएंगी। इतना क्लियर है? यहां तक में कोई डाउट? लिख लिया? मैं रुका हूं, तब तक आप लिख लो। सारिका, विष्णुवर्धन, संस्कार पार्ट 1, संस्कार पार्ट 2। तुम्हें कोई दिक्कत? कॉपीड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ये स्लोली स्लोली अपन चल रहे हैं, ठीक है? अब एक चीज और समझना, ठीक है? यहां जो वैल्यू ऑफ शेयर्स है ना,
वैल्यू ऑफ शेयर है ना, इसको ना क्या करना है अपने को, फर्स्ट प्रेफरेंस, ये जो वैल्यू है ये डिटरमाइन करनी है, और ये किस बेसिस पे होगी, वैल्यू ऑफ शेयर्स पे। इसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस देखना है अपने को, वैल्यू ऑफ शेयर्स डिटरमाइन भी कैसे होगी। अब ये तो हमने समझ लिया कि वैल्यू ऑफ शेयर्स के बेसिस पे हमें पेमेंट करना है, यहां तक क्लियर था। अब इस वैल्यू ऑफ शेयर्स को डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस है और एक है सेकंड प्रेफरेंस। सर पहली चीज, अगर हमें कोई गुड्स या सर्विस मिले हैं तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या हो रही है, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस। सेकेंडली वैल्यू ऑफ, अगर हमें शेयर कैपिटल मिल रही है, सर ये तो हमें कहां से पता चलेगा, हम जिससे सर्विस ले रहे हैं या जिससे हम गुड्स ले रहे हैं उसका सैलरी पैकेज अपने को पता होगा सर्विस वाले का, और गुड्स अगर कुछ लिया तो गुड्स की प्राइस पता होगी। लेकिन अगर ये नहीं पता है, ये केस क्वेश्चन में हमें नहीं दिया है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सोचना है, ये हमें नहीं दिया है, तो इक्विटी पे फोकस करेंगे कि कितनी शेयर कैपिटल इशू करनी है अपने को। हाँ, मुझे मान लो 1 लाख रुपए देने थे, मेरा डील हुआ है कि मैं तुझे इंक्रीमेंट दूंगा 20,000 रुपए और, तो 1 लाख तो मैं उसे फिक्स दे ही रहा हूं एम्प्लॉय को सर्विसेज के लिए। अब मैंने उसको क्या बोला, वो कहीं और ना जाए, तो 20,000 रुपए मैं तेरे को एक्स्ट्रा दूंगा। अब ये जो 20,000 रुपए हैं, या तो मैं बेस्ड ऑन द वैल्यू, ये होगी मेरी बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब ये मैं कैश में भी दे सकता हूं उसको और शेयर कैपिटल के फॉर्म में भी दे सकता हूं। इसमें फायदा क्या होगा, उसको डिविडेंड मिलता रहेगा। हाँ वो उसका है वैसे भी अगर, और एम्प्लॉय के पास डिसीजन क्या है, एम्प्लॉय के पास डिसीजन क्या रहेगा यहाँ पे, एम्प्लॉय सोचेगा ना कि भाई ये बंदा मुझे रोकना चाह रहा है और ये इतने के शेयर्स दे रहा है, उसको भी इतना पता कि उसकी कंपनी के काले करतूत क्या है, तो वो सोच समझ के डिसीजन लेगा कि रुकना है कि जाना है। ये लाया क्यों गया था चैप्टर मालूम है ना आप लोगों को, इंटर में पढ़ा होगा आपने कि भाई सॉफ्टवेयर कंपनीज में ऐसा, आईटी इंडस्ट्री में बहुत होता था कि भाई जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको उठा लो। तो इस चीज को रोकने के लिए शेयर बेस्ड पेमेंट की अकाउंटिंग होने लगी थी। तो फिर इतने बड़े पैमाने पे ये हुआ कि भैया इंस्टीट्यूट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाना पड़ा, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लाना पड़ा, गाइडेंस नोट्स लाने पड़े। फिर आईएफआरएस जब आए तब उन्होंने क्या किया, अकाउंट इंड एस लिए, इतना लिख लिया। यहां तक में कोई समस्या? ओके नाउ ये हमारा हो गया था ए पार्ट था, ये हो गया हमारा बी पार्ट। आते हैं अपन सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या है, ये तो समझ गए कि सर ये सब कर रहे हैं अपन। पहले तो अपन ने क्या पढ़ा ए पार्ट में, इंट्रोडक्शन। बी में क्या पढ़ा, जनरल एंट्री होगी, और जनरल एंट्री में अपन अमाउंट कैसे डिसाइड करेंगे। ये क्लियर है बेटा, ऑनलाइन में भी ये क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं ये वाली चीज? यस ओके। संडे को इंदौर में गवर्नमेंट भी बीजेपी की फिर भी लाइट जा रही है। गाइस आप लोग हो कहाँ से ऑनलाइन में?
मतलब सिटी पता होनी चाहिए तो थोड़ा सा काम और आसान हो जाता है। कभी उस सिटी में आए घूमने फिरने, कभी आप इंदौर आओ, ओके पुणे। विष्णुवर्धन आप कहाँ से हो? अनंतपुर, ओके। पहली चीज समझ ली, बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ शेयर। दूसरा आ गया जर्नल एंट्री। तीसरी चीज भाई साहब, हम पेमेंट तो कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? पेमेंट्स टू whom एंड when। पेमेंट टू whom एंड when, एक तो किसको करना है, दूसरा कब करना है, ये भी तो जरूरी है। अरे यस और नो? तो दो ऑप्शन है यहां पे। उनका कहना ये है या तो इमीडिएट पेमेंट करो, टू anybody other than एम्प्लॉय, और एक या तो डेफर, डेफर्ड मतलब बाद में पेमेंट होगा, पेमेंट टू एम्प्लॉयज। अब जो आपको डाउट आ रहा था ना ऑफलाइन में कि सर बट जो तुम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सर हमने अभी ऐसा कर लिया फिर बाद में हम उसके बदले में ऐसा कुछ कर देंगे, तो उन्होंने अब यहाँ पे देखो धीरे से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि पेमेंट कब करना है और किसको करना है। तो या तो इमीडिएट पेमेंट कर दो, अगर इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं इस इंड एस के अकॉर्डिंग, तो भाई साहब आपको ना क्या करना होगा मालूम, किसी को भी पेमेंट कर सकते हो अदर देन एम्प्लॉय, क्योंकि अगर एम्प्लॉय को आज ही पेमेंट कर दिया वो रुकेगा क्या? सोच के देखो ना लॉजिकली, रुकेगा क्या वो? 5 मिनट भी नहीं रुकेगा वो। और क्यों रुके? और यहाँ पे डेफर्ड पेमेंट टू एम्प्लॉय, ये जो डेफर्ड पेमेंट टू एम्प्लॉय है, यहाँ ई शॉप हम पढ़ते थे, मतलब ई शॉप हैज अ वेरी नैरो स्कोप बट शेयर बेस्ड पेमेंट हैज अ वेरी वाइडर स्कोप। इज दैट क्लियर? अगर हाँ कोई भी बेनिफिट हम ड्राइव कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय तो उसको आज पेमेंट नहीं करना है, डेफर्ड करना है, और उसकी अकाउंटिंग आज हो ही नहीं सकती। अगर आज आप कर रहे हो तो वो तो फिर शेयर बेस्ड पेमेंट हुआ ही कहाँ, एम्प्लॉय बेनिफिट, मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट कहाँ हुआ? और अगर किसी थर्ड पर्सन को कर रहे हो, और अगर अपन ने ये वाला अपन ने देखा भी तो है ना यहाँ पे, कहाँ गया, या तो इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है ना, लेकिन कंपनी उसके एम्प्लॉय, शेयर होल्डर भी नहीं। अब आई पिक्चर, खुली, खुल गई, खिल गई नहीं रे। ओके नाउ यहां एंट्री क्या होगी और यहां एंट्री क्या होगी, इसको समझते हैं। यहां तो सिर्फ गुड्स और सर्विस मिली, मतलब कोई बेनिफिट मिला, डेबिट टू इक्विटी, जैसा कि विष्णुवर्धन भाई ने बोला था हमारे ऑनलाइन में कि सर या तो कैश होगा, बैंक होगा, या फिर शेयर्स के बेसिस पे, तो डायरेक्ट इक्विटी। और ये जो अमाउंट है बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ शेयर्स, सॉरी गुड्स और सर्विस, जो हमने फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी हमारी, एल्स ऑन शेयर्स, क्योंकि थर्ड पर्सन को हो रहा है। क्लियर है? मैं अगर इसकी बात करूं, किसकी, एम्प्लॉय की,
तो एम्प्लॉय की वहां पे एंट्री पास होगी सर्विसेज डेबिट, सर्विस ही देगा ना, गुड्स क्यों बेचेगा एम्प्लॉय? एम्प्लॉय गुड्स थोड़ी बेचेगा दोस्तों। सर्विसेज डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट बोल सकते हैं, या तो रिजर्व स्लैश लाइबिलिटी। सर कब रिजर्व बोलेंगे, कब लाइबिलिटी बोलेंगे? ध्यान से सुनना, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कब रिजर्व बोलेंगे और कब लाइबिलिटी बोलेंगे ये आगे अपन कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मान के चलो इन दोनों में से कुछ तो एक बोलेंगे। तो या तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व होगा या तो शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी होगी। सर ऐसा क्यों? याद करो मैंने तुम्हें क्या बोला था, नाम भले ही कुछ भी हो, सब्सटेंस पे चलना है अपने को हमेशा। तो सब्सटेंस पेमेंट करने के टाइम पे पता चलेगा, और जब सब्सटेंस ही पेमेंट करने के टाइम पे पता चलेगा तो तभी तो डिटरमाइन होगा ये रिजर्व्स में जाएगा या लायबिलिटी। लेकिन दोस्तों एक और चीज सोचो कि कहीं पे भी जाए बैलेंस शीट में अदर इक्विटी में ही आएगा। हाँ, तो मैंने तुम्हें एक लाइन बोली थी ना कि अगर तुमने पूरे दुनिया भर की अकाउंटिंग पढ़ ली और IFRS या इंड AS नहीं पढ़ा तो क्या खाक अकाउंटिंग पढ़ी? तो अभी एक बात बताओ, सारी चीजें लॉजिक के हिसाब से चल रही, कोई चीजें, हाँ कोई चीज ऐसी होती है बीच में कि आपको ऐसा नहीं है कि भाई ये ऐसा है तो ऐसा ही चलेगा, राइट? अपन ने OCI का कॉन्सेप्ट भी समझा, पहले लग रहा था अच्छा पहले जब कोई नया कॉन्सेप्ट, अच्छा पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ना, पहले जब नया कॉन्सेप्ट मिलेगा ना तो यू विल रियलाइज अभी ये तो थोपा जा रहा है, देन यू विल गेटिंग इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग ना, तो यू विल रियलाइज अभी ये तो होना ही चाहिए, एस गलत था, ऐसा लगा ना अपने को OCI, हाँ यार ये फेयर वैल्यू के हिसाब से होगा, फेयर वैल्यू डिफाइन ही नहीं करी तुमने एस में, अब तुम उसका एडजस्टमेंट कहां करोगे? तो ऐसा ही यहाँ पे, वहां पे क्या रिजर्व है, जनरल रिजर्व, रिजर्व इन सरप्लस। अच्छा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आएगा, यहां पे बैलेंस शीट में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल अलग से दिया है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो मैंने ये बीच में थोड़ा सा उसको, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रोक के समझाया। आगे आगे बोलो। हाँ अपन क्या करते थे, वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते रहते थे, और मान लो उसने 3 साल की सर्विस नहीं दी तो उसको वापस से P&L में कर देते थे, है ना? तो हाँ, तो अभी तो वो लाइबिलिटी भी होगी नहीं, अभी भी उसमें भी खेल है, उसमें भी बहुत बड़ा झोल है, इतना भी छोटा नहीं है वो। मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट 20% था, शेयर बेस्ड पेमेंट नहीं, ESOP 20% था, इसमें बहुत सारी चीजें कवर है। एक तो एंट्री समझ में आई। अच्छा ये जो यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो कैसे डिफाइन होगा, वैल्यू ऑफ ऑब्वियसली सर्विस, मतलब ये जो अमाउंट होगा, ठीक है? अच्छा ये जो वैल्यू ऑफ सर्विस है इसका पेमेंट हम किस में कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ शेयर्स के बराबर भी कर सकते हैं अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है, बी, हमने उसको ऑप्शन दे दिया, वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस मतलब इस इतने साल काम करेगा तो इतने शेयर्स, इतने साल काम करेगा तो इतने शेयर्स, मतलब 3 साल काम किया तो इतने शेयर्स, फॉर एग्जाम्पल 20 शेयर्स, 4 साल किया 50, ललचाना है। तो यहां पेमेंट फिर काय में होगा, इन इक्विटी शेयर्स। अब ये जो तुमने C पॉइंट पढ़ लिया ना पूरा, अपन ने A पॉइंट पढ़ा था क्या, ये शेयर बेस्ड पेमेंट एग्रीमेंट है बिटवीन कंपनी एंड इंडिविजुअल और कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉय बट एक्सक्लूडिंग शेयर होल्डर्स। जनरल एंट्री समझी, फर्स्ट प्रेफरेंस पेमेंट का मॉनिटरी टर्म समझा। थर्ड में अपने को थोड़ा बहुत ये समझ में आया कि पेमेंट किस तरह से हो सकता है। ये क्लियर है? यहां तक में कोई समस्या ऑनलाइन में? ये कॉन्सेप्ट लिखते चल रहे हो कि नहीं तुम लोग, कि मैं ही लिख रहा हूं सिर्फ?
नहीं लिख रहे? ऑनलाइन में तुम तो बता दो, ये ऑफलाइन वाले तो क्या मजे ले रहे हैं मेरे। कॉपीड, थैंक यू भाई। एटलीस्ट लिख रहे हैं वो घर पे बैठ के, तुम अपना सोचो। डी पॉइंट, डी पॉइंट क्या है अब समझने वाली बात। सर एक होती है मार्केट प्राइस, मान लो है 200 रुपये, एक है एक्सरसाइज प्राइस। ऐसा कुछ पढ़ा था बचपन में, 20 रुपये। डिफरेंस कितना आ रहा है? 180। अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट प्राइस क्या होती है? फेयर वैल्यू, आज की डेट पे उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, है ना? आज की डेट पे उसकी कीमत क्या हो सकती है। ये क्लियर है? लेकिन ये जो 20 रुपए है ये क्या है? इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है एक्सरसाइज प्राइस को? ये एक तरह से ऑफर दिया जा रहा है किसको? एम्प्लॉय को, कि भैया, या फिर किसी थर्ड पर्सन को, किसी थर्ड इंडिविजुअल को। कैसे? इसको ऐसे लिख सकते हो आप, प्राइस एट विच शेयर्स कैन बी परचेज्ड फ्रॉम कंपनी एट ₹20। ये क्लियर है? प्राइस एट विच शेयर्स कैन बी परचेज फ्रॉम कंपनी एट ₹20। आफ्टर, मान लो इन्होंने बोला कि भाई 3 साल तक अगर आप सर्विस दोगे तो आपको हम जो शेयर्स देंगे, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं मैं कंपनी हूं, मैंने आपको ऑफर दिया कि विष्णुवर्धन भाई आप मेरे यहां पे काम करोगे, 3 साल तक काम कर लिया तो आपको मैं शेयर्स ऑफर करूंगा, और वो जो शेयर्स होंगे वो मार्केट रेट जो भी हुआ मैं आपको 20 रुपए पर शेयर पे शेयर्स दे दूंगा। अब मार्केट रेट पता चला हमारा कितना था? 200। हमने कितने पे आपको दिया? 20। ये जो 180 बचा ना, दिस इज नथिंग बट द इंट्रिंसिक वैल्यू। अच्छा, ये एग्जाम्पल के लिए लिख लेना यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। मैं आपकी कॉपी भी ऐसी बनवा दूंगा कि आपको रिवीजन में सिर्फ ये कॉपी देखनी है। आफ्टर, ये कंडीशन है, 3 years ऑफ सर्विस। क्लियर है? और अगर मान लो विष्णुवर्धन भाई आप 3 साल तक काम कर गए तो कैन आई सी, ये जो अपनी बात हुई ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्योंकि तुमको भी पता है शेयर बेस्ड पेमेंट अगर ऐसी कोई स्कीम कंपनी देगी ऑब्वियसली आपसे साइन कराएगी। फिर अगर आप छोड़ के भी जाते हो तो फिर वो अलग चीज है, उसके भी कुछ कंपनसेशन होते हैं। क्या नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और इसी को हम पता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को ही पता हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन। इसी को हम क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन बोलेंगे सर। ये जो 20 रुपए वाली प्राइस है,
ये जो 20 रुपए वाली प्राइस है ये क्या है, वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर वैल्यू ऑफ, एक सेकेंड, वैल्यू ऑफ सर्विस आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद जो वैल्यू ऑफ सर्विस है हमें पर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर 20 रुपए के हिसाब से मिलेगी, यस और नो? ये समझ, ये सिर्फ लेमैन लैंग्वेज में, ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है ना, रेड वाला मतलब कौन सा, देखो ये वाला, ये जो मैंने समझाया ना, ये और ये सब एग्जाम्पल है आपकी लेमैन लैंग्वेज के लिए। ये इंडियस में अलग से डिफाइन नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? यहां तक कोई समस्या? क्लियर है? लिख लिया? मेरे को कंफर्म कर देना, लिख लिया? आप लोगों ने लिख लिया बेटा ऑनलाइन? अरविंद भाई आप काफी लेट ज्वाइन हुए। ओके चलो, अब ये डी कॉन्सेप्ट क्लियर है? इससे पता एक चीज हमने ड्राइव कर ली, मालूम क्या? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है हमारा, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब एक बात बताओ, सुनो ना, शेयर कौन सा था, सॉरी शेयर जो मार्केट प्राइस जो थी 200, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझना, अभी एक लेवल और यहां तक समझ में आ गया, इसके एक लेवल थोड़ा सा ऊपर और चलेंगे और उसको समझ के मेरे को बताना। समझना, जब मैंने ऑफर दिया था विष्णुवर्धन को, विष्णु भाई को जब मैंने ऑफर दिया, मार्केट प्राइस कितनी थी? 200 थी। 20 रुपए मैं 3 साल बाद के लिए बोल रहा हूं दूंगा, क्या ये भी सेम रहेगी क्या? एक चीज बताओ ऑनलाइन, क्या ये 3 साल, मैंने क्या बोला विष्णु को कि भाई विष्णु 20 रुपए का पर शेयर मैं आपको ऑफर करूंगा अगर आपने 3 साल मुझे सर्विस दे दी, लेकिन क्या ये जो मार्केट प्राइस 200 आज है ये आगे भी सेम रहेगी क्या? सर इट विल चेंज, इट माइट इंक्रीज और इट माइट डिक्रीज। एग्जाम्पल के लिए इट विल चेंज, ऑब्वियसली सर इट विल चेंज, एंड इट विल चेंज का मतलब मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल के लिए मान लो विष्णु भाई ये मान लो 10 रुपए से बढ़ गई, 210 रुपए हो गया, वो 210 रुपए हो गया, कहना इसे अब ये नई मार्केट प्राइस है आफ्टर 3 इयर्स, तो हमारा जो डिफरेंस था इंट्रिंसिक वैल्यू जो शुरुआत में हमने एस्टिमेट किया था, अकाउंटिंग तो हमें हर साल करनी है ना, तीनों साल, बीइंग अ कंपनी मुझे तीनों साल अकाउंटिंग करनी है। ये जो 180 है, ये 180 जो रुपए है ये तो हमने एस्टिमेट किया हुआ है, 3 साल बाद पता चल रहा है उसकी प्राइस कितनी होगी, 210 रुपए। सर ये जो 210 रुपए हो गई, कैन आई से दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन? सॉरी फेयर वैल्यू नहीं, मार्केट प्राइस ऑफ ऑप्शन गिवन, ठीक है। सर ऑप्शन क्यों हो गया? अरे भाई अगर विष्णु ने 3 साल सर्विस मेरे को दे दी, 3 साल अगर उसने मेरे को सर्विस दे दी, तो ये मान के चलना, एक सेकंड ना, एक सेकंड गाइस, नाउ सो इतनी बात क्लियर हुई। सर ये मार्केट प्राइस मान लीजिए बढ़ गई, इट माइट इंक्रीज, अच्छा 190 भी तो हो सकती है, अरे यस और नो, ठीक है। तो अगर मार्केट प्राइस बढ़ गई तो हमें क्या करना होगा ये सोचना है। तो अब यहाँ पे ना मार्केट प्राइस हमारी हो गई 210, कहना इसी ये जो ऑप्शन, ये ऑप्शन कब बन गया? अगर उसने 3 साल की सर्विस मुझे दे दी, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और ये ऑप्शन हो जाएगा। अब ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने जाओ, फेयर वैल्यू निकालो, तो फेयर वैल्यू कैसे आएगी मालूम?
फेयर वैल्यू इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, वही यार जिससे इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली। कितना आ जाएगा यहाँ पे 210 माइनस 20। सर इसको तो, इसी को तो अपन इंट्रिंसिक वैल्यू बोल रहे थे। अब एक डाउट आएगा, ध्यान से सुनना, एक बहुत बेसिक सा डाउट है ये। मुझे लगता है ये बहुत इजी चीज है, लेकिन हमें कई बार ना लोग बताते ही नहीं है, ना हम रियलाइज करते हैं। ये आ गया ये आ गया 190, ये 190 आ गया। अब ये जो 190 आया, तो सर ये भी तो वही बात हो गई ना, ये इंट्रिंसिक वैल्यू भी तो वही बात बोल रही है, डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस। आई एम सेइंग अगेन, डोंट फोकस ऑन द रूल्स, फोकस ऑन दी सब्सटेंस। इवेंचुअली ये 3 साल पहले एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालोगे तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाएगी, और एक्चुअल बेसिस पे निकालोगे तो वो फेयर वैल्यू कहलाएगी। इज दैट क्लियर? दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? लेट मी नो, लॉजिकली इट इज क्लियर और नॉट? ऑनलाइन अरविंद भाई, विष्णु भाई, सारिका बहन, ओके। तो एक यहां से एक लॉजिक डेवलप हो रहा है अपना, अगर अपन ध्यान से देखें इस पूरी कहानी को, ये जो इतनी सी कहानी जो अपन ने सुनी, जुबानी सुनी मेरी, इस पे अगर आप एक चीज नोटिस करो दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब क्या है, ये नोट कर लेना अलग, मैं इससे नोट कर दे रहा हूं कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन दैट इज ₹190 may not be equal to intrinsic value of the option. ये नोट करने वाली बात है। मीन्स what I'm trying to explain you guys is, ये चीज अभी अपन ने वो पढ़ा था ना, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। फेयर वैल्यू मतलब ये वही जो हमने यहाँ लिखा है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये इक्वल तो है ही नहीं, ये क्लियर है? यहां तक क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो यार, इसको नोट डाउन कर लो। कहां पे भाई? जिस दिन हमने बात करी उससे, उस दिन का तो हमें पता ही है ना कि 200 है एज इट इज, लेकिन 3 साल, हाँ हाँ उस दिन 180 है। हमने ये जो डी पॉइंट है ना, ये इस चीज को समझने के लिए किया है। हाँ, मे नॉट बी इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट समझना था। अब सर ये तो आपने बताया इंक्रीज का, अब मान लो डिक्रीज हो गई, मान लो डिक्रीज हुई, तो भी तो कहां बराबर आएगा? लॉजिकली सोच के देखो, अगर डिक्रीज भी हुआ तो भी सेम ट्रीटमेंट। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज डिफरेंट एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स विल बी डिफरेंट। यस और नो? इज दैट क्लियर? डन? ओके, लिख लिया यहां तक? मेरे को बताते चलना भाई लोगों, 3 भाई हैं 1 बहन है। नोटेड, ओके। अरविंद भाई, ओके। नाउ एक लास्ट ई पॉइंट और, ये बहुत टफ पॉइंट है ना, बहुत टफ पॉइंट है ये तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा।
अरे मैं चैलेंज दे रहा हूँ तुमको, समझ में आ जाए तो बताना मेरे को। मैं तो यही बोलूंगा, तुम जरूर बोल रहे हो 20 पेज भर गए, ये भर गए, मैं तो भाई 2 ही पेज में लिख रहा हूँ, है ना। चलो सबके नाम बता दीजिए, मतलब अरविंद भाई समझा नहीं मैं आपकी बात। अरविंद भाई आप हैं कहाँ से, पहले तो ये बताओ। तीनों भाई बहन के नाम। वो बदोई, ये कहाँ पड़ता है दोस्त, बदोई यूपी में? अरे मैं भी यूपी से हूँ यार। कारपेट सिटी, मैं यूपी में यार, झांसी के पास एक छोटा सा टाउन है राठ, वहां से हूँ। चलो ई पॉइंट, ई पॉइंट में पता क्या है, ये तो तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं। आई बेट वाराणसी से 45 किलोमीटर, ओके नाइस। झांसी से मेरा 100 किलोमीटर, कानपुर से भी 100 ही पड़ता है वो। ओके ई पॉइंट में चैलेंज कर रहा हूं आप, एक तो ऑनलाइन में तो तुम्हें दिख ही रहे हैं, ऑफलाइन में 4-5 हैं, टोटल 9 लोग हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट, ये पॉइंट समझ में ही नहीं आएगा तुम्हें, इज नॉट एप्लीकेबल। संसद भवन में जो गलीचा लगा है वो भदोई में ही बना, भदोई में ही बना है, ओके नाइस यार। इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉट एप्लीकेबल टू व्हाट, सेटलमेंट ऑफ सेटलमेंट लिखना दोस्त, सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर टू यू? हाँ लास्ट वाला है बेटा, बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये पॉइंट समझ में तो आया नहीं होगा आप लोगों को, बहुत टफ पॉइंट है ना, है ना। सिंपली उन्होंने बोला है शेयर बेस्ड पेमेंट वाला जो स्टैंडर्ड है इंड AS 102, दैट इज IFRS 2, इज नॉट एप्लीकेबल टू शेयर्स इशूड टू शेयर होल्डर। हमने पहले ही कवर कर लिया था भैया, अगर बोनस इशू हुआ कहां से यहां आ जाएगा, राइट इशू हुआ यहां आएगा ही नहीं। सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, हमने जब शेड्यूल 3 पढ़ा था मैंने आपको बोला था ना कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करके एक चैप्टर है, वहां इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन सबको देखा जाएगा। आज भी हमने रिवीजन के टाइम पे जब हम शेड्यूल 3 पढ़ रहे थे सुबह सुबह,
तो हमने क्या देखा कि फाइनेंशियल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल बी अ लायबिलिटी. अब इट मे आल्सो बी इक्विटी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. अब ये इंस्ट्रूमेंट का नेचर और ये सब कैसे समझेंगे, ये अपन पढ़ेंगे इंड एस 32 में. इंड एस 32 दैट इज द डेफिनेशन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. 109 में मेजरली अकाउंटिंग दी हुई है. 107 करके एक स्टैंडर्ड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में. 3 स्टैंडर्ड्स हैं बेटा, 109, 107 और 32. 32 में डेफिनेशन पार्ट है, 109 में कैलकुलेशन पार्ट है, 107 इज डिस्क्लोजर. तो डिस्क्लोजर नहीं पढ़ेंगे, नहीं बेटा, एमसीक्यू भी है, वो भी पढ़ना पड़ेगा. ओके, ऑप्शन नहीं है. सर इसके बाद ये क्या आ गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है सर? सर बिजनेस कॉम्बिनेशन एक तरह से आपने बचपन में वो पढ़ा होगा ना, अमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन. ये उसके पापा के पापा हैं. हाँ, ये 103 में पढ़ेंगे बेटा अपन. बेटा 9 लग रहा है, 3 लग रहा है. मैं मिट कर देता हूँ यार, ऐसे क्या गुस्सा हो रहा है तुम लोग यार. ठीक है, ये क्लियर है. चलो अब अपन आते हैं. क्या कॉपी क्यों बंद कर ली? क्यों? बहुत मारता हूँ मैं, फालतू की बातें कोई करता है मेरे से. जस्ट किडिंग, मैं बहुत स्वीट नेचर का इंसान हूँ यार. ऑनलाइन वालों ये तो क्या, ऑफलाइन वाले मानते नहीं है. कॉपी बंद कर ली, बोले 11:15 तक का टाइम था, बीच में जो लाइट गई उसका क्या, वो भरपाई कौन करेगा? ये हमने ए बी सी डी ई 5 पॉइंट्स में, जैसे हमने याद है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चालू करा था तो हमने उसको 4 पार्ट्स में बांटा था. फिर वो चौथे पार्ट से हम ले गए थे कहाँ, इंड एस पे आ गए थे. फिर इंड एस से हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी, फिर हम शेड्यूल 3 पे आए, फिर वहां से यहाँ पे आ गए कहाँ पे, शेयर बेस्ड पेमेंट पे. शेयर बेस्ड पेमेंट पे आए तो हमने शेयर बेस्ड पेमेंट की भी पेमेंट की डेफिनेशन समझी. पेमेंट से हम गए शेयर बेस्ड पर. हाँ ओके ओके, शेयर बेस्ड पेमेंट पर गए और उसके बाद हमने उसको बांट लिया ए कि शेयर बेस्ड पेमेंट का एग्रीमेंट मतलब होता क्या है. फिर हमने ये देखा कि जनरल एंट्री वगैरह क्या होती है, किस बेसिस पे पेमेंट डिसाइड हो गया, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर्स. तो वैल्यू ऑफ शेयर भी कैसे डिटरमाइन हो सकती है. पहला प्रेफरेंस हमने किसको दिया, गुड्स एंड सर्विस, और दूसरा इक्विटी शेयर, यस और नो. तीसरा हमने क्या देखा कि सर किसको पेमेंट करना है और कब करना है. चौथा हमने देखा इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बराबर नहीं होते. पांचवा हमने देखा कि इंड एस 102 एप्लीकेबल किस किस पे नहीं है, मतलब नॉट एप्लीकेबल है. ठीक है, अब ये एफ पॉइंट देख लेते हैं कि ये भी बहुत ऐसा बोरिंग वाला टॉपिक है. इसमें हेडिंग डालूंगा ना तो तुम समझ जाओगे. याद है अपन ने चैप्टर 1 में कुछ पढ़ा था, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फिर से डेफिनेशन. तो स्कोप में हमने क्या पढ़ा, तुम देखो ना, स्कोप में हमने यही तो कवर किया, ये स्कोप ही तो था. फिर हम कहाँ आए, ऑब्जेक्टिव. ठीक है, स्कोप, ऑब्जेक्टिव और ये तीसरा डेफिनेशन. क्लियर है? विष्णु भाई, सारिका बहन, अरविंद भाई, क्या ऑनलाइन वाले सामने नहीं रहते ना तो ज्यादा याद आते हैं. जो सामने बैठे उनका तो क्या ही है, कहाँ जाएंगे ये बच के. ये अभी हमारे यहाँ इंदौर में ना एक जगह है 56, वहाँ पोहे बहुत मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं पोहे. तो ज्यादा इनका संडे का प्लान ही वही है. इनने पोहे खाए, जलेबी खाई, कचौरी खाई, इनका हो गया. आप लोगों के यहाँ पे भी कुछ अच्छा मिलता हो तो बता देना यार. 8:30 बजे से बेचारा पोहे नहीं खा के आया है, बताओ. चलो बेटा, अगर तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी ना तो शाहरुख खान की अभी एक मूवी आ रही डंकी, उसमें ले चलूंगा मैं तुम्हें. डन. चलो पहली डेफिनेशन बेटा अपने को पढ़नी है, ग्रांट डेट. ये वैसे हमने ई शॉप में भी पढ़ी थी.
धुंधली धुंधली याद होगी। इसको अपन इसी ब्लैक से ही लिखेंगे, एग्जाम में ब्लैक पेन लिखना है। डेट व्हेन ऑफर इज मेड टू employees and approved by shareholders. क्लियर है? डेट व्हेन ऑफर इज मेड टू एम्प्लॉइज एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर। सेकेंड डेफिनेशन, ऑफर जब बना और एम्प्लॉइज को दे दिया गया, ऑफर दे दिया गया और शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया साथ ही साथ, तो वो हो जाएगी ग्रांट डेट। अब इसमें कोई भी आगे पीछे हो सकता है। बेसिकली पहले तो आप एम्प्लॉय से कंफर्मेशन लोगे, उसके बाद ही शेयर होल्डर्स को प्रस्तुत करोगे ऑफर। शेयर होल्डर्स ने एग्री कर दिया तो वही डेट क्या हो जाएगी? ग्रांट डेट। यस और नो? ये एमसीक्यू में आ सकता है बेटा, तो याद रखना है। सेकेंड डेफिनेशन है बेटा वेस्टिंग। सर ये वेस्टिंग डेट क्या होती है? डेट व्हेन ऑप्शंस कैन बी exercised. C. Wasting period. Date between grant date and wasting date. क्लियर है? लास्ट डेफिनेशन, लास्ट डेफिनेशन पता क्या है? एक्सरसाइज पीरियड। पीरियड आफ्टर wasting date during which option can be exercised। ये चार डेफिनेशंस हमने पढ़ी, लिखी सॉरी, अभी पढ़ी भी नहीं ठीक से, सिर्फ एक ही पढ़ी हमने इसमें से अभी। पहली सर ग्रांट डेट। व्हाट इज ग्रांट डेट? जिस दिन आपने एम्प्लॉय को ऑफर दिया। एम्प्लॉय को जब आपने ऑफर दिया दोस्तों, एम्प्लॉय को आपने ऑफर दिया और एम्प्लॉय को जब आपने ऑफर दे दिया और साथ ही साथ आपके शेयर होल्डर्स ने उसको अप्रूव भी कर दिया, दैट इज दी ग्रांट डेट। उस डेट को ग्रांट डेट बोलते हैं। वेस्टिंग डेट, जिस दिन से ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है कौन? एम्प्लॉय, वो हो जाएगी वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग पीरियड इन दोनों के बीच का, किन दोनों के? ग्रांट डेट। बहुत सिंपल है, लॉजिकल है, कुछ ऐसा है नहीं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज वेस्टिंग पीरियड, और ये पीरियड जब खत्म हुआ तो चालू हो जाता है एक्सरसाइज पीरियड। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? ओके, पक्का? विष्णु भाई,
सारिका बहन, अरविंद भाई, ओके, यहां तक का क्लियर है? पक्का? एस मतलब बेटा तुम लोगों को क्लियर है? पक्का? अच्छा यस, ओके ओके। चलो अब आज की क्लास हम यहीं पे रोक रहे हैं, ओके। कल हम मिल रहे हैं शार्प 8 AM टू 9:30, ओके। और हो सकता है मुझे कल या परसों, 2 दिन मेरे यहाँ पे एक फंक्शन है, तो हो सकता है कल परसों में अगर मैं क्लास का टाइम हो सकता है चेंज करूं तो मैं इवनिंग में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ओके। बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो मेरा नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट्स हैं आपको आज के जो आज अपन ने पढ़ा तो मुझे बता दीजिएगा, विल हेल्प यू आउट इन दैट। आई एम वेटिंग इफ एनी डाउट्स आर पेंडिंग। चलो आज के लिए बाकी रिकॉर्डिंग, ऑल द बेस्ट, गुड डे, संडे एंजॉय कीजिए, मूवी देखिए, सैम बहादुर मूवी देखिए, ओके ओके, चलिए।